हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम जिस पोर्टफोलियो की रिव्यू करने वाले हैं वो करीबन 2 लाख की पोर्टफोलियो है। इसमें 8% की काफी डिसेंट सी प्रॉफिट हो रही है। बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट नहीं हो रही है, लेकिन डिसेंट सी प्रॉफिट हो रही है। तो लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस पोर्टफोलियो। काफी सारे स्टॉक्स हैं। पहली स्टॉक इन्होंने ली हुई है एफएल इंडिया। काफी अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि बड़े प्लेयर जो होते हैं वो इसको थोड़ा अटैक कर सकते हैं, स्पेशली जो गूगल्स एंड फेसबुक्स एंड व्हाट्सएप्स ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो थोड़ा इसको अटैक कर सकते हैं, इसकी बिजनेस को। हालांकि इसकी बिजनेस थोड़ी कस्टमाइज्ड है, थोड़ी नीश बिजनेस पे काम करती है। कस्टमर एक्विजिशन, एडवर्टाइजिंग के बिजनेस में ऑब्वियसली आपको पता होगा कस्टमर एक्विजिशन और क्लाइंट एक्विजिशन में काम करती है। लेकिन अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन इसका आपको थोड़ा ट्रैक करते रहना है, इसकी बिजनेस की एवोल्यूशन कैसी रहती है, प्रॉफिट्स कैसे ग्रो करते रहते हैं, वो इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको ट्रैक करते रहना है। 15% की करेंटली आपको लॉस हो रही है, लेकिन अच्छी कंपनी है, धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट्स आपको आ सकते हैं। थोड़ी हाई बाई प्राइस पे आपने इसको एक्वायर किया हुआ है, एक्यूमुलेट किया हुआ है। तो थोड़ा आप ध्यान रखें कि ऐसी स्मॉल कैप कंपनी में चूंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो थोड़ी कंसोलिडेशन और करेक्शन के टाइम पे अगर आप इसको एक्वायर करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, तो आपकी बाई प्राइसेस थोड़ी कम होंगी, डाउनसाइड रिस्क आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। इसका आपको ध्यान रखना है ऐसे स्टॉक्स में। अगली कंपनी है एम्बर एंटरप्राइजेस। ठीक ठाक सी कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, स्पेशली एसी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बहुत सारी ये काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। 6% की आपको प्रॉफिट हो रही है, डिसेंट सी प्रॉफिट है, लेकिन कोई बहुत अच्छी प्रॉफिट नहीं है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिक्सन और एम्बर, इन दोनों में आपको एक ध्यान रखना है कि इन दोनों की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होती है, इन्होंने काफी थिन मार्जिन पे अपनी ऑपरेशंस बनाई हुई है। 2-3%, 4% की इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दे विल ऑलवेज डिपेंड ऑन वॉल्यूम ग्रोथ फॉर देयर प्रॉफिट ग्रोथ। तो प्रॉफिट इनकी तभी बढ़ेगी क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इतने कम है कि उनको वॉल्यूम ग्रोथ हमेशा बढ़ाते रहनी है, तभी इनकी प्रॉफिट ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन इतने कम है। तो ये एक ध्यान रखना है। ऐसी कंपनीज में एक चीज आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के सेंस में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बर्जर पेंट्स पेंट बिजनेस में बहुत सॉलिड कंपनी है, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दीपक नाइट्राइट स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में बहुत सॉलिड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसकी हमने पहले की वीडियोस में कुछ डिस्कशन भी की हुई है, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डेफिनेटली अ गुड कंपनी। डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स एक बहुत सॉलिड कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रिटेल बिजनेस इन इंडिया। इसकी बिजनेस मॉडल, इसके जो प्रोमोटर्स हैं, बहुत अच्छे बिजनेस एथिक्स और बहुत अच्छी एक्यूमेन के साथ काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि रिटेल बिजनेस में इट कैन बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स टू बेट ऑन। तो इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छी 25% की आपको प्रॉफिट भी हो रही है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह की जो वेव आई है, एक जो थॉट प्रोसेस डेवलप हुई है, उसके कारण बहुत लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अमारा राजा बैटरीज की भी हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जब हमने पिछले व्यूअर की रिव्यू की थी पोर्टफोलियो को, तो उसमें हमने अमारा राजा की बात की थी। उसी तरह की थॉट प्रोसेस मेरी एक्साइड में भी है। मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा आपको स्टिक करना चाहिए, स्पेशली फॉर अ पोर्टफोलियो ऑफ दिस साइज। आपकी पोर्टफोलियो साइज बहुत ज्यादा अभी है नहीं, मॉडेस्ट सी पोर्टफोलियो साइज है, डिसेंट सी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे प्लेयर से अभी के स्टेज में आपको दूर रहना चाहिए। दैट इज वॉट माई हम्बल इनपुट फॉर यू इज। अगली कंपनी एक मिड कैप आईटी कंपनी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनी है मिड कैप सेगमेंट में, हैप्पीएस्ट माइंड्स। इसमें आपको बहुत सॉलिड प्रॉफिट भी हो रही है, अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा इसकी पी वैल्यूएशन आप अगर देखोगे तो 100+ है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी है। बहुत ज्यादा अपसर्ज भी आई है पिछले 1-2 हफ्तों में। आपने देखा हो कि हैप्पीएस्ट माइंड्स बहुत ज्यादा अपसाइड उसमें दिखी है, हमें अपस्विंग दिखी है। तो आप इसके साथ अगर चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर और इन्वेस्ट करने की बात है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए, और जब ये अच्छी थोड़ी और अट्रैक्टिव प्राइस लेवल्स पे आए तब थोड़ा एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। करेंटली इट इज डेफिनेटली वेरी वेरी हाईली वैल्यूड। एचसीएल टेक्नोलॉजीज आईटी सेक्टर में एक और बहुत दिग्गज कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। इसके साथ आप स्टिक कर सकते हो। बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रही है, थोड़ी ऊपर प्राइस पे आपने लिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपाउंडिंग दे सकती है आपको। एचडीएफसी बैंक, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक, डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो। एचडीएफसी लाइफ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, कंटिन्यू कर सकते हो, अच्छी कंपनी है। इन्फोसिस, जैसे हमने टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे प्लेयर्स की बात पहले की वीडियोस में कई बार की हुई है, उसी तरह इन्फोसिस भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। आईआरसीटीसी आपकी पोर्टफोलियो साइज के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। हालांकि स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन इसको हमेशा अपनी बिजनेस की प्रॉफिट्स को बढ़ाते रहने के लिए नए एवेन्यूज को तलाश करते रहना पड़ेगा। आपने देखा हो कि पिछले 1-1.5 साल पहले इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन अचानक से अच्छी खासी जंप कर गई थी, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसने अपनी इंटरनेट टिकटिंग की प्राइसेस थोड़ी बढ़ा दी थी। तो हमेशा इसको अपनी, चूंकि ये रेगुलेटेड मोनोपोली सेक्टर में है, रेगुलेटेड सेक्टर में एक मोनोपोली है, तो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि इसमें हमेशा इसको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और प्रॉफिट्स को कंपाउंड करने के लिए, बढ़ाते रहने के लिए, ऐसे हमेशा नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इसको देखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो आईआरसीटीसी से मुझे ये लगता है कि रेवेन्यूज तो हमेशा आती रहेंगी, प्रॉफिट्स भी आती रहेंगी, लेकिन प्रॉफिट्स बढ़ती कितनी है, अर्निंग्स कंपाउंड कितना करती है, इस पे मुझे हमेशा एक डाउट होता है। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है आईआरसीटीसी के साथ।
कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही सॉलिड प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है इस बैंक की, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो डेफिनेटली। करंटली आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रही है, मिनिमल से प्रॉफिट है, आपकी जो एवरेज बाई प्राइस है और करंट मार्केट प्राइस है ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपाउंडिंग करके दे सकती है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक। जब इसकी मार्केट शेयर बढ़ती है, रेवेन्यू शेयर बढ़ती है, तो इसकी अर्निंग्स की कंपाउंडिंग भी अच्छी हो सकती है। नैम इंडिया एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में एक सेकंड या थर्ड लेवल का प्लेयर है, मुझे लगता है कि एचडीएफसी एमसी इज अ बेटर प्लेयर, और अपने एलोकेशन भी इतनी कम ली हुई है, दो स्टॉक्स लिए हुए हैं जिसकी अपनी करंट एलोकेशन आपकी ₹750 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि इतनी कम एलोकेशन का कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्लस एचडीएफसी एमसी आई थिंक इज अ बेटर प्लेयर देन नैम इंडिया, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स इन द एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, तो इससे आप एग्जिट कर सकते हो, मेरी ऐसी ओपिनियन है। अगली कंपनी है प्रिंस पाइप्स, ये भी एक अच्छी कंपनी है, काफी अच्छी ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी है, लेकिन मुझे इस सेक्टर में एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, एस्ट्रल पाइप्स ज्यादा पसंद आती है। हालांकि प्रिंस पाइप्स बुरी कंपनी नहीं है, काफी अच्छा स्टॉक है, इसके साथ आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी पोर्टफोलियो साइज के लिए दिस इज ऑल्सो एन ओवरकिल। मुझे लगता है कि करंटली इस पोर्टफोलियो साइज के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है नहीं प्रिंस पाइप्स। आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैंने पहले की वीडियोस में, जब हमने पहले की जो पोर्टफोलियो रिव्यूज किए हैं बहुत सारे व्यूअर्स की, तो उसमें रिपीटेडली बात की है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत ही ओवर डाइवर्सिफाइड बिजनेस मुझे लगता है, और उसके कारण मुझे बहुत ज्यादा कन्विक्शन डेवलप होती नहीं है करंटली इन द करंट टाइम्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो वो एक इनपुट है जो मैं आपको दे सकता हूँ, देयर इज सम फूड फॉर थॉट देयर। अगली कंपनी टाटा केमिकल्स, आपकी पोर्टफोलियो साइज के लिए मुझे ज्यादा रेलेवेंट लगती नहीं है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है, लेकिन बहुत सारी ये बल्क केमिकल्स बनाती है, और इसकी स्टॉक प्राइस में थोड़ी बहुत अपसर्ज इसलिए आई है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में, जब टाटा ग्रुप आप देख रहे हो कि अपने आप को अलाइन कर रहा है, उसमें टाटा पावर भी इन्वॉल्व है, टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स तो इन्वॉल्व है ही, तो मुझे लगता है कि उस इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश के कारण इसमें थोड़ी बहुत अपसाइड आई है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें अपसाइड मुझे थोड़ी कैप्ड लगती है, थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड लगती है। प्लस फॉर अ पोर्टफोलियो ऑफ दिस साइज आई डोंट थिंक टाटा केमिकल्स इज द बेस्ट स्टॉक। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एफएमसीजी सेक्टर में एक बहुत अच्छी कंपनी है, सॉलिड फंडामेंटल्स हैं इसके, लेकिन एक चीज है कि आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ज्यादा अभी ओवर वैल्यूड स्टॉक है, साथ ही साथ आपने बहुत ज्यादा एलोकेशन ले लिया, ऑलमोस्ट अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन का 15% केवल एक कंपनी में, वो भी एफएमसीजी सेक्टर की एक कंपनी में आपने लिया हुआ है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि इसमें आपको थोड़ी ट्रिम डाउन करनी चाहिए आपने एलोकेशन, और दूसरे स्टॉक्स या दूसरे सेक्टर्स में एलोकेशन आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। एक कंपनी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना, 15% की एलोकेशन एक कंपनी में, वो भी एक एफएमसीजी सेक्टर की एक कंपनी जो कि धीरे धीरे ग्रो कर रही है, अभी अपनी पूरी फंडामेंटल्स, पूरी बिजनेस इसने स्टैब्लिश भी नहीं की है, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है। टाटा मोटर्स में भी आपने इन्वेस्ट किया, वो बहुत ज्यादा एलोकेशन आपकी नहीं है, 2000 की एलोकेशन है, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी बिजनेस को इंप्रूव करिए, लेकिन इसके चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, कभी जीएलआर से रिलेटेड हो तो कभी डेट से रिलेटेड हो, बहुत ज्यादा डेट भी है इस कंपनी पे, तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है। टाटा मोटर्स फॉर ए पोर्टफोलियो ऑफ दिस साइज थोड़ी ट्रिकी मुझे लग रही है। फाइनली आपने ट्राइडेंट में भी इन्वेस्ट किया, वो एक पेनी स्टॉक जैसा है, इसकी करंट मार्केट प्राइस 17 के आसपास है, और ये टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा अपसाइड या बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के पोटेंशियल मुझे बहुत लिमिटेड दिखते हैं। मुझे लगता है कि मेरी ओपिनियन में आपको इससे एग्जिट कर जाना चाहिए। तो ओवरऑल आपकी पोर्टफोलियो पे कुछ कमेंट्स मैं आपको दे सकता हूँ, कुछ इनपुट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। एक तो है कि आपकी 2 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो जो कि डिसेंट सी साइज की है, लेकिन इस साइज की पोर्टफोलियो के लिए आपने बहुत ज्यादा स्टॉक्स ले लिए। 20 स्टॉक्स फॉर अ पोर्टफोलियो साइज ऑफ 2 lakhs इज जस्ट टू मेनी, तो वो आपको ट्रिम डाउन करना है। जो स्टॉक्स मैंने आपको इनपुट्स प्रोवाइड किए कि जिसमें आपकी पोर्टफोलियो एलोकेशन बहुत कम है, जो थोड़े साइक्लिकल स्टॉक्स हैं, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं है, उससे आप एग्जिट कर सकते हो, और उसी कैपिटल को आप रीडिप्लॉय कर सकते हो वैसे स्टॉक्स में जिसमें आपकी कन्विक्शन ज्यादा है। फिर अपने आईआरसीटीसी में ऑलमोस्ट 20% की एलोकेशन ली हुई है, एक स्टॉक में 20% की एलोकेशन, वो भी आईआरसीटीसी जैसे स्टॉक में, डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा मुझे लगती है, उसको आपको ट्रिम डाउन करना है। फिर हमने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तो बात कर ली, यहाँ पे भी 15% की आपको एलोकेशन है एक ही स्टॉक में, तो दो स्टॉक्स ऑलमोस्ट मिलके आपके 35% ऑफ पोर्टफोलियो, विच इज जस्ट टू मच। तो इन दोनों स्टॉक्स में आपको रीअसेस करना है कि किसमें आपकी कन्वेक्शन ज्यादा है, उस कैपिटल को, उस पोर्टफोलियो एलोकेशन को, उस एक्सपोजर को थोड़ा ट्रिम डाउन करके दूसरे स्टॉक्स में डाल सकते हो। मुझे लगता है कि वो एक ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आपकी बीएफएसआई सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन है नहीं, थोड़ी सी एलोकेशन है, तो उसको आप थोड़ा बम्प अप कर सकते हो, और साथ ही साथ मैंने ये देखा कि फार्मा सेक्टर में आपकी कोई एलोकेशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसको भी आप थोड़ा रिकंसिडर कर सकते हो, ये सोच सकते हो कि फार्मा सेक्टर में थोड़ी एलोकेशन आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि दीज आर कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अगर आप देखोगे फार्मा सेक्टर में, और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि बेस्ट स्टॉक्स इन द फार्मा सेक्टर कौन से हो सकते हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, रिसर्च करके स्टडी कर सकते हो, और उन सभी में एलोकेशन थोड़ी अपनी बढ़ा सकते हो, बीएफएसआई में भी और फार्मा सेक्टर में भी। तो ये तो आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो पे मेरे कुछ इनपुट्स थे। तो आपकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो, उसमें आपको 8% की डिसेंट सी प्रॉफिट हो रही है। आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं,
आपने ये कहा है कि प्लीज सजेस्ट मी अ फोकस्ड पोर्टफोलियो विथ हाई रिटर्न्स एंड आल्सो सेफ स्टॉक। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में देयर इज नथिंग कॉल्ड सेफ स्टॉक, देयर इज नथिंग कॉल्ड सेफ्टी। अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो फिक्स रिटर्न्स एफडी में चले जाओ, पीपीएफ में चले जाओ, वहां पे आपको सेफ रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन कैपिटल अप्रिसिएशन कुछ खास नहीं मिलती है, वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हो जाती है। जहां पे भी आपको कैपिटल अप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वहां पे रिस्क हो गई। तो ऐसा सेफ स्टॉक और हाई रिटर्न्स ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन यूजुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा इक्विटी इन्वेस्टिंग में, स्टॉक मार्केट में सेफ्टी जैसी कोई चीज नहीं होती है। हमेशा आपको देखते रहना है, ट्रैक करते रहना है बिजनेस और स्टॉक्स को। दूसरी, हाई रिटर्न्स की अगर बात करें तो हाई रिटर्न्स आते हैं अर्निंग्स की कंपाउंडिंग से। अगर वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर उस बिजनेस की एक्सपेंशन अच्छी हो रही है, अर्निंग्स अच्छा कंपाउंड कर रही है, प्रॉफिट्स कंपाउंड कर रही है, तो ऑब्वियसली उसके रिटर्न्स यानी कि स्टॉक प्राइसेस में भी अच्छी कंपाउंडिंग, अच्छी रिटर्न्स आपको दिखेंगी। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ऐसा होगा। लेकिन मैं आपको खड़े खड़े ये नहीं बता सकता कि कौन सी स्टॉक्स में वो हाई रिटर्न्स आने वाली हैं, क्योंकि बिजनेस इज ऑलवेज चेंजिंग, बिजनेस इज अ डायनेमिक थिंग। तो मैं अभी आपको कुछ कह दूं, लेकिन हो सकता है कि उस कंपनी की बिजनेस धीरे धीरे 1-2 साल में थोड़ी स्लो हो जाए, स्लगिश हो जाए। तो वो फेयर नहीं होगा कि मैं आपको ऐसे कुछ नेम्स बता दूं, कुछ नाम बता दूं। उससे अच्छा ये होगा कि आप कंपनीज को आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करके स्टडी करने के बाद उसमें इन्वेस्ट जरूर करो, लेकिन उसके साथ आप ट्रैक करते रहो कि उसकी बिजनेस एक्चुअली कैसे परफॉर्म कर रही है। क्वार्टर बाय क्वार्टर जैसे उसके रिजल्ट्स आती हैं, एनुअल बेसिस पे हो, क्वार्टरली बेसिस पे हो, जैसे भी हो आप उसको ट्रैक करते रहो। और कभी भी बोरोड कन्विक्शन पे, मेरे कहने पे, किसी और के कहने पे, बोरोड कन्विक्शन पे कभी भी इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि बोरोड कन्विक्शन पे इन्वेस्ट करना आपको डेफिनेटली बहुत हार्म कर सकता है लॉन्ग टर्म में। अपनी एक फ्रेमवर्क डेवलप करो, किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर रिसर्च करो, उसकी बिजनेस को समझो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसके नंबर्स को चेक करो, और फिर अपनी कन्विक्शन डेवलप करके हमेशा उसको ट्रैक करते रहो, और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के फिर आपको मजे दिख सकते हैं वैसी कंपनीज में। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का रिस्पॉन्स था आपके लिए। दूसरा, आपने ये कहा है, आपका एक कमेंट है कि आई कैन इन्वेस्ट अप्रॉक्सिमेटली 10,000 to 15,000 रुपीज पर मंथ एंड यू वांट टू अचीव एटलीस्ट 1 करोड़ विच यू वांट टू यूज टू बाई ए होम इन 2030। तो ऑलमोस्ट आपकी 10 साल की टाइम होराइजन है। 10 साल के बाद, 9-10 साल के बाद आप 1 करोड़ अचीव करना चाहते हो, जिससे आप घर बाई करना चाहते हो। वेरी नोबल थॉट, वेरी नोबल गोल। लेकिन एक चीज में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप SIP कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो अगर आप 1 करोड़ अचीव करना चाहते हो, यहाँ पे 97 लाख के आसपास मैंने कैलकुलेशन किए हैं, अगर आप 97 लाख तभी पहुंच पाओगे जब आपकी 10 साल के लिए मंथली इन्वेस्टमेंट आपकी करीबन 35,000 के आसपास होगी। और वो भी तब जब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 15% की आपको रिटर्न मिलेगी। तो अगर आप 15% की रिटर्न कमा पाते हो ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, विच इज डेफिनेटली वेरी कमेंडेबल, अगर आप ऐसा कर पाते हो तो इट विल बी वेरी गुड। लेकिन ऐसा इजी नहीं है। डेफिनेटली ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स 15% से कंपाउंड करना आसान नहीं है। और वो करने के बाद भी अगर आप 97 लाख यानी कि 1 करोड़ तक पहुंचना चाहते हो, तो उसमें आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट 35,000 क्यों नहीं चाहिए। आपने कहा है कि आप 10 से 15,000 करंटली इन्वेस्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप समझ गए हो कि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग है, स्पेशली गिवन द करंट अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट, राइट। लेकिन एक मैं आपको होप देना चाहता हूँ, एक अच्छी एक इनपुट देना चाहता हूँ कि अगर आप स्टेप अप कैलकुलेटर करो, यानी कि स्टेप अप इन्वेस्टिंग करो, स्टेप अप SIP करो, तो उसमें आप अगर 10% की, यानी कि 10% से आप अगर अपनी इन्वेस्टिंग अमाउंट को बढ़ाते जाते हो हर साल, अगर आपकी इंक्रीमेंट आती है, कुछ बोनस मिलती है, तो ऑब्वियसली आपकी जो सैलरी होती है वो बढ़ती जाती है 8 to 10% के हिसाब से, राइट। हमेशा आपको 5 to 10% के बीच में इंक्रीमेंट तो मिलती है इंडिया में। तो अगर आप 10% से एनुअल स्टेप अप करते जाते हो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, मंथली SIP को, तो उससे आप अगर 25,000 भी इन्वेस्ट कर पाते हो, हालांकि वो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट से जरूर ज्यादा है, लेकिन अगर आप 25,000 भी इन्वेस्ट कर पाते हो 10 सालों के लिए 15% की रिटर्न से, तो आप देख सकते हो 94 लाख तक आप पहुंच सकते हो, 95 लाख के आसपास, जो कि आपकी टारगेट के आसपास है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि अगर आप स्टेप अप इन्वेस्टिंग करते हो, स्टेप अप SIP करते हो, तो आप थोड़े कम अमाउंट से भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, क्योंकि हर साल आप अपनी इन्वेस्टिंग अमाउंट को बढ़ाते जा रहे हो। हालांकि ये दोनों अमाउंट 35,000 और 25,000, ये दोनों ही आपकी करंट इन्वेस्टमेंट एबिलिटी से ज्यादा है, करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी इंक्रीमेंट्स आती हैं, बोनस आती है, कुछ लमसम अगर आपके पास कुछ विंडफॉल ऐसे अगर आ गया, तो आप उसको इन्वेस्ट करते जा सकते हो, एंड यू कैन डू योर बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, और आप धीरे धीरे अपनी टारगेट के पास पहुंचने की कोशिश कर सकते हो। प्लस आपको ध्यान रखना है कि ये जो 15% की यहाँ पर अजम्पशन है वो थोड़ी ज्यादा है। इन दोनों केसेस में मैंने 15% की रिटर्न अजम्पशन ली है। ये आपको ध्यान रखना है कि 15% ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स इज डिफिकल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात यह है कि हमेशा आप इक्विटी में ही इन्वेस्ट नहीं करते रहोगे 10 साल। एसेट एलोकेशन उसी चीज का नाम होता है कि धीरे धीरे आप अपनी इक्विटी एलोकेशन को कम करोगे और डेट एलोकेशन को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे एज यू कम क्लोजर टू योर टारगेट टाइमलाइन। और जैसे जैसे डेट एलोकेशन बढ़ाते जाओगे तो 15% अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली 15% की जो एजम्पशन है ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है।
तो इन सभी नंबर्स से आप थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हो। एसआईपी कैलकुलेटर पे जाओ और ये नंबर्स को थोड़ा मिक्स मैच करो, देखो कि कौन से नंबर से क्या अचीव हो रहे हैं नंबर्स। टारगेट कॉर्पस जो 1 करोड़ की आपकी, उसके आसपास आप कैसे पहुंच पाओगे, ये आपको थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा और अपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क को थोड़ा एक रीअसेस करके, रीथिंक करके एक प्लान ऑफ एक्शन आप डेवलप कर सकते हो। अगर 10 साल के बाद अगर आप टारगेट में थोड़ी शॉर्टफॉल आती है तो आप हो सकता है कि बैंक लोन ले लो, होम लोन ले लो और उससे अपनी जो डेफिसिट है उसको अचीव कर सकते हो। तो यू हैव टू फाइंड अ वे, आइदर आप अपनी टारगेट कॉर्पस को घटाओ, यानी कि आप अगर 3 बेडरूम टारगेट कर रहे हो करेंटली 1 करोड़ की अपार्टमेंट या फिर होम टारगेट कर रहे हो तो उसको थोड़ा कम करो। हो सकता है कि आप डिफरेंट सिटी में रीलोकेट कर जाओ, हो सकता है कि 3 बेडरूम की जगह 2 बेडरूम से आपका काम चल जाए। तो वैसी मतलब बहुत सारे अप्रोचेस को मिला के या तो आप टारगेट कॉर्पस को थोड़ा कम कर सकते हो या फिर स्टेप अप इन्वेस्टिंग करके बाय डूइंग योर बेस्ट आप इस टारगेट कॉर्पस के नजदीक पहुंच सकते हो। तो ये मेरी इनपुट्स थी, 2 इनपुट्स थी आपके इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डिस्कशन, ये सारे इनपुट्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे, बेनिफिशियल रहेंगे, कुछ नए थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज आपको मिले होंगे, यही मेरी उम्मीद है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। और अगर आपके कोई भी फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, कोई फीडबैक है जो आपको लगता है कि मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो यू कैन रीच बैक, यू कैन रिप्लाई बैक टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, हैप्पी टू असिस्ट यू फर्दर। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।